हमारी यहाँ पर एक मस्जिद है डीएचए के अंदर, वहाँ पर हमने 3 पाइप जो है वो वीआरएफ इंस्टॉल किया था। अभी भी हमारे पास क्यूरी आई है 3 पाइप की। 3 पाइप में क्या होता है कि वो कूलिंग और हीटिंग साइमल्टेनियसली दोनों को परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब हमारे पास है तो ना कि कूलिंग मोड पे डाल दिया, तो अगर एक यूनिट भी हीटिंग मोड पे चला गया तो हमारा सिस्टम एरर पे खड़ा हो जाता है। उसके अंदर जो 3 पाइप्स होते हैं उनका मैकेनिज्म यही होता है, कंप्रेसर से, एक्यूमुलेटर से, ऑयल सेपरेटर से, हर जगह से 3 पाइप निकल रहे होते हैं। वो दो जो है वो आपके प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहे होते हैं, हीटिंग का भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और कूलिंग का भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ लो कि उसमें से सक्शन और डिस्चार्ज है, तो उसके अंदर या तो 2 सक्शन होंगे या 2 डिस्चार्ज होंगे। समझ गए? इसके बाद जब हम वर्किंग प्रिंसिपल पर आते हैं तो ये कहता है कि वीआरएफ सिस्टम कंट्रोल द अमाउंट यानी रेफ्रिजरेंट का फ्लो, उसको यहाँ पर हम अमाउंट का लफ्ज दे रहे हैं, ऑफ रेफ्रिजरेंट sent to each indoor units based on the specific cooling or heating demand on that areas. ठीक है? This is done by using inverter driven compressor and electronic expansion valves that automatically adjust refrigerant flow. अब हम आ जाते हैं कि ये जो वीआरएफ है, वीआरएफ का जो कंप्रेसर है बेसिकली ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। जब कभी आपने साइट पर एनालाइज किया होगा इस चीज को कि कंप्रेसर एकदम लोड पर नहीं जाता है, सही है, वो ग्रेजुअली उठता है, वो स्लो स्लो उठता है। एक हमारी कैलकुलेशन है कि वो 0.8 किलोवाट इनिशियल लोड लेता है। कितना? 0.8 किलोवाट। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 680 वाला यूनिट है, 680 वाले की कूलिंग कैपेसिटी निकलती है 68 किलोवाट। अब लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है 0.8 किलोवाट से, यानी 68 किलोवाट की कूलिंग कैपेसिटी कहां से स्टार्ट होगी? बिल्कुल लीस्ट से। उसका जो 0 पॉइंट है, उसका लीस्ट पॉइंट है वो है 0.8 किलोवाट। ये 0.8 किलोवाट से उठना शुरू होता है। अब जब यहां से उठना शुरू होता है तो इसके अंदर एक कम्युनिकेशन वायर चल रही होती है, वो हम सबको पता है। वो कम्युनिकेशन वायर क्या करती है, वो सेंस कर रही होती है आपकी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ विंडोज हैं। मिसाल के तौर पे कोई 90T का लगा हुआ है, कोई 80 का लगा हुआ है, कोई 120 का लगा हुआ है, कोई 200 का लगा हुआ है, यानी कोई 2 टन का लगा हुआ है, कोई 4 टन का लगा हुआ है, कोई 5 टन का लगा हुआ है, कोई 8 टन का लगा हुआ है। अब वो कम्युनिकेशन वायर क्या करती है, वो आउटडोर को कमांड दे रही होती है कि भाई मुझे 16 पे ऑन किया गया है, मेरे अंदर जो एक्सपेंशन है वो मिसाल के तौर पे 400 पल्स पे, 500 पल्स पे, या 300 पल्स पे, या 280 पल्स पे, या 120 पल्स पे काम करेगा। ये दो चीजें बड़ी अहम होती है जो कि इसको इन्वर्टर बेस बनाती है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वेल, एक्सपेंशन वेल ना पल्स की सूरत में यानी स्प्रे की सूरत में काम, इसके पल्स होती है, स्प्रे की सूरत में दे रहा होता है। इसके कंपैरेटिवली अगर हमारे पास नॉन इन्वर्टर होता है तो फुल लोड पे स्टार्ट होता है। जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, पहले के दौर के अंदर इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो टेक्नोलॉजी से महज जो है वो नॉन इन्वर्टर पे होती थी, उसमें एकदम फुल लोड पे चला जाता था। भले नीचे 2 टन रिक्वायर्ड है तो वो अपना 16 टन लोड जो है वो ऑन करके शुरू हो जाता था। लेकिन ये है कि 0.8 किलोवाट से शुरू होता है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इसको मिलना शुरू होती है। हाँ ठीक है, मुझे 2 इंडोर खुल गए, 3 इंडोर खुल गए, 4 ईएक्सपी खुल गई है, 5 ईएक्सपी खुल गई है, तो फिर ये अपनी आउटडोर की ईएक्सपी खोलता है। एक इंडोर में लगी हुई होती है आपकी, आउटडोर के अंदर लगी हुई होगी, आपने देखा होगा ब्लैक कलर के उसमें व्हाइट कलर का केप भी लगा हुआ होता है, कॉइल भी लगी हुई होती है उसके साथ। वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वेल्व होता है, वो पीछे से जो सिग्नल मिल रहे होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को ऑन कर रहा होता है कि मैंने फ्लो कितना देना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अमाउंट ऑफ फ्लो, कि मैंने फ्लो कितना देना है। मिसाल के तौर पे मेरे राइजर के अंदर मिसाल के तौर पे 120 केजी केस है, मिसाल दे रहा हूँ। अब वो सिस्टम कह रहा है कि मुझे 120 केजी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 60 केजी। तो ये जो फ्लो जो कंट्रोल कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वेल्व जो है ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स इट, क्लियर है? अच्छा, कोई भी सवाल हो आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं या अपने पास लिख भी लीजिए, क्योंकि चिलर वालों को खासतौर पे थोड़ी सी मुश्किल होगी चीजों को समझने में, लेकिन मैकेनिज्म वही होता है। ठीक है, अब हम जब आगे आते हैं मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आउटडोर यूनिट जो हमारा कंटेन कर रहा होता है, सबसे अहम चीज उसके अंदर होती है कंप्रेसर। आ जाओ, कहाँ चले गए तुम लोगों को पता है कि प्रेजेंटेशन का टाइम है। कंप्रेसर that modulate speed to match load। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जितना लोड आएगा कंप्रेसर उतना ही चलेगा। ये जो हमारा लैपटॉप है, जब हम इसको डिबगिंग के साथ या फिर इसका वैल्यूज जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हमारा कंप्रेसर हमें दिखा रहा होता है इसके एम्पियर। एम्पियर्स कैसे दिखा रहा होता है कि अगर कम लोड है तो वो 6 एम्पियर पे भी चल रहा है, अगर ज्यादा लोड है तो वो 20, 22, 16, 18 एम्पियर्स तक वो लोड ले रहा होता है। मैक्सिमम जो हमारे पास एम्पियर चल रहे होते हैं वो 20, 21, मैक्सिमम 20, 21 तक हमारा एम्पियर जो कंप्रेसर जो है वो लोड दे रहा होगा।
ठीक है, ये मेन कंपोनेंट आ गया इसके। इसके अलावा जब हम इंडोर यूनिट्स पे आते हैं जो कि हमारे डिफरेंट रूम जोन्स के अंदर लगे हुए हैं, अगर मैं बात करूं हाई राइज बिल्डिंग की, अच्छा थोड़ा साथ साथ डिजाइन पे भी टच हम आपको बताते चलें। तीन किस्म की बिल्डिंग्स होती है, एक होती है आपकी कमर्शियल बिल्डिंग जिसको हम हाई राइज बिल्डिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके अपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी लॉबीज होती हैं, पोडियम होता है, मेज़नाइज होती हैं। एक ये होता है, इसको सेंट्रलाइज जो है किया जाता है। दूसरी आपके पास होती है इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे तुम डेन पार्क में काम कर रहे हो तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वहां पर भी पीआरएफ लग रहे होते हैं। तीसरा हम अब आ गए हैं डोमेस्टिक साइड के ऊपर भी, यानी कि हम हाई राइज को भी कवर कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स को भी कवर कर रहे हैं, हम होटल्स को भी कवर कर रहे हैं, ये कमर्शियल एक्टिविटीज है सारी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंडस्ट्री साइड पे, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी होती है डोमेस्टिक, जिसमें हम बैंगलोर हो गए, विलास हो गए, इस किस्म की जगहों पर जो है वो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग जो है वो लगा रहे होते हैं। तो हर एक जगह की जो डिजाइनिंग है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, मैं अगर डिजाइनर होता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कभी भी वहां कैसी टाइप यूनिट नहीं लगाता। जब मुझे पता हो कि वहां पे प्रोडक्शन चल रही हो तो मैं वहां पर रिकमेंड करता कि डक्टी टाइप यूनिट होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं कल एक साइट पे गया, शहजाद गुडियल की साइट पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेडरूम में ना फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट लगा दी। अब कुछ जगहों पर ना हमारी जबान बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि कंसल्टेंट ने ऐसा डिजाइन किया था। ऑल्दो बेडरूम के अंदर या टीवी लॉन्च के अंदर आपकी डक्टी टाइप यूनिट होने चाहिए, ना कि फ्लोर स्टैंडिंग। हाँ, सीलिंग टाइप आप लगा सकते हो, सीलिंग टाइप एक एस्थेटिकली भी अच्छा यूनिट है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन जो ओपन एरिया है वहां पर आप कोशिश करें कि आपने ग्रिल्स लगाए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस भी जरूरी होती है। जब हम जाते हैं, हम जो है ना इसके ऊपर भी अपना क्वेश्चन रेज करते हैं कि यहाँ पर ये यूनिट तो डिजाइन होना ही नहीं चाहिए, फिर वो कंसल्टेंट के साथ बहस शुरू हो जाती है। पर अब हम आते हैं इंडोर यूनिट्स की, कि इसमें सबसे अहम जो है हमारे पास कैसेट हो गया, डक्टेड हो गया, वॉल माउंटेड हो गया, या फिर सीलिंग टाइप यूनिट जो है वो हमारे पास चार बेसिकली यूनिट्स होते हैं, पांच होते हैं वैसे तो। एक होता है डक्टेड यूनिट, बताओ, वॉल माउंटेड, कैसेट और फ्लोर स्टैंडिंग और सीलिंग टाइप यूनिट। ये पांच इंडोर यूनिट्स हमारे पास है अभी पाकिस्तान में जिनमें हम काम कर रहे होते हैं। ये पांचों कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट पर हमारे अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट पाइपिंग नेटवर्क की, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग नेटवर्क जो काम कर रहा होता है, आपके पास सबसे पहले लोड कैलकुलेट होता है बिल्डिंग का, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशंस की मैं बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर की, हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर डिजाइन करना है। अब इस ग्राउंड फ्लोर पे 1 2 3 4 चार हॉल बने हुए हैं। या हम एक्सपो की मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक्सपो सेंटर है, एक्सपो सेंटर के अंदर ना हॉल्स बने हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका लोड कैलकुलेट किया। लोड कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें आपने विंडो भी देखना होता है, लोगों का फुटफॉल भी देखना होता है, हीट डिसिपेशन भी देखनी होती है, दरवाजे भी देखने होते हैं, लैपटॉप्स भी देखने होते हैं, फिर बाहर का एम्बिएंट भी देखना होता है, इंडोर जो डिजाइन और रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो भी आपने देखना होता है। फिर उसके बाद आपका लोड कैलकुलेट हो जाता है। फिर आप आ जाते हैं आउटडोर की कैपेसिटी के ऊपर। आउटडोर कैपेसिटी में फिर आप आते हैं सर्किट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे आप एक काम करें, मुझे 3 सर्किट के ऊपर डिजाइन करके दे दें। अब मैंने क्या किया, उस पूरे ग्राउंड फ्लोर को 3 सर्किट में तोड़ दिया, समझ गए? 3 सर्किट के 6 आउटडोर कर दिए। पहला आउटडोर जिसको हम मास्टर आउटडोर भी कहते हैं, उसके साथ स्लैब, वो डीप स्विचिंग का गेम होता है सारा। या मैं मतलब जिसकी कैपेसिटी हाई होती है उसको हम मास्टर बना देते हैं, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है उसको हम स्लैब यूनिट बना देते हैं, वो डीप स्विचिंग के जरिए हो जाता है। अच्छा, 3 किस्म की डीप स्विचिंग होती है इसके अंदर। पहली जो डीप स्विचिंग है आपने देखा होगा जो 5 होती है, आगे पिक्चर नहीं है, आगे वो उसमें फिजिकली दिखाते हैं। यानी 3 किस्म की डीप स्विचिंग होती है, वो हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी होती है। यहाँ पर हम बात करें महज पाइप की। सर्किट डिजाइन हो गए, लोड कैलकुलेट हो गया, अब आता है पाइप का गेम सारा। अब पता कैसे चलेगा कि यार 680 वाले पे कौन सा पाइप लगेगा, 280 वाले पे कौन सा लगेगा, 335 वाले पे कौन सा लगेगा? ये हमें डिजाइन जो है वो हमें पाइप निकाल के देता है कि हाँ ठीक है 112 का पाइप लगेगा और इंची का पाइप लगेगा। ये 112 और इंची का पाइप आगे राइजर की सूरत में जाना शुरू हो गया, ठीक है, आउटडोर से निकला है और राइजर में नीचे आ गया। मतलब आउटडोर मैंने छत में रखे हुए थे, वहां से जो भी मेरा शूट आ रहा है, जो भी मेरे पास वहां पे रेजरवाइट जो बनी हुई है जहां से मैंने लेकर आना है, वहां से पाइप नीचे आना शुरू हो गया। अब जब पाइप नीचे आया फिर उसके बाद मुझे नंबर ऑफ इंडोर्स, मिसाल के तौर पे एक आउटडोर के ऊपर 20 इंडोर है, एक सर्किट के ऊपर 20 इंडोर है। अब वो पाइप चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। अब होता ये है कि मैं पहला वाई जॉइंट लगाता हूँ, 112 का लगाऊंगा और इंची का वाई जॉइंट, दो पाइप चल रहे हैं ना मेरे पास सेक्शनल डिस्चार्ज के, दोनों के ऊपर मेरे वाई जॉइंट लगेंगे और उसमें से ब्रांच निकल जाएंगे। ये पाइप चल रहा है, ये ब्रांच निकल रही, यहाँ पर पहला कोई भी कैसेट टाइप, डक्टेड टाइप और वॉल माउंटेड एक्सवाईजी जो भी यूनिट कंसल्टेंट ने या क्लाइंट ने डिजाइन करवाया वो यहाँ पर आ गया। अब राइजर इसी तरीके से आगे चल रहा है, दूसरे वाई जॉइंट लगा, यहाँ पर दूसरा यूनिट आ गया, समझ रहे हैं?
अब मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो कैसेट टाइप यूनिट होते हैं उसमें 3858 का पाइप यूज हो रहा होता है जो कि सॉफ्ट पाइप होता है। जो ब्रांच पे यूज हो रहा है मोस्टली खासतौर पे क्लाइंट क्या करते हैं कैसेट टाइप के अंदर और इवन डक्टिव नहीं वॉल माउंटेड के अंदर भी जो है वो सॉफ्ट पाइप रिकमेंड कर देते हैं कि ठीक है आप सॉफ्ट पाइप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे डक्टिव टाइप यूनिट होते हैं उसमें हम हार्ड पाइप भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। 3-4 का पाइप हो गया, मतलब वो लोड के हिसाब से होता है कि भाई कितने टन का यूनिट है उस हिसाब से उसका पाइप जो है। ये मैकेनिज्म समझ गए? वाई जॉइंट्स आ गए, पाइप के अंदर वाई जॉइंट से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गए। वाई जॉइंट्स भी पाइप के साइज के हिसाब से होते हैं। अब हम जब आगे आते हैं तो एक और चीज यहाँ पर बता रहा है, मैनेज टेम्परेचर कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशनल ऑटोमेटिकली। ठीक है, वाई जॉइंट्स और पाइप के साथ हमारी दो वायरें चल रही होती हैं, एक होती है कम्युनिकेशन वायर, एक होती है कंट्रोल वायर। कंट्रोल वायर हमें पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा 2 टन का यूनिट है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.3 एम्पियर का ब्रेकर चाहिए और 2 mm 2 कोर वायर उसको जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट के साइज के हिसाब से वायर साइज भी बढ़ रहा होता है और उसकी जो कोर साइज है वो भी बढ़ रहा होता है। फिर एक चीज चल रही थी जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन वायर गिरी के एसओपीएस कहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन वायर है अगर वो 1000 मीटर तक है, 1000 मीटर तक, ठीक है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, मतलब ग्राउंड प्लस 10 की या 12 की बिल्डिंग है तो उसमें 1000 मीटर इजीली कंज्यूम हो जाता है। वहां पर आप 0.75 mm की वायर, शील्डेड वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन वायर है। अगर इससे ऊपर जाता है, मिसाल के तौर पे 1500 मीटर पे चला जाता है तो आप 0.75 mm से शिफ्ट हो जाते हैं 1 mm के ऊपर। ये गिरी के एसओपीस हैं ताकि कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो ग्लिच ना आए, डिस्टॉर्शन ना आए, कम्युनिकेशन प्रॉपर जो है वो आउटडोर तक पहुंच सके। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन आपकी कनेक्ट होती है आउटडोर के अंदर। इसी जैसे बाइजॉइंट वाला सीन है ना, ब्रांचेस निकल रही हैं। अब ये पहले इंडोर में आएगी, पहले इंडोर में आएगी वो आपका मास्टर इंडोर कहलाता है। अच्छा, होती किसमें कनेक्ट है, किसमें कनेक्ट होती है? D1 D2 के अंदर, आउटडोर के अंदर भी और इंडोर के अंदर भी। सही है, दोनों जगहों पर D1 D2 जो है ये गिरी का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट है, हायर H1 H2 होता है, B1 B2 होता है, अलग अलग लोगों ने जो है ना इसको नाम दिया हुआ है कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के लिए। तो वो D1 D2 से निकली है और D1 D2 से निकलने के बाद तमाम इंडोर्स में आकर कनेक्ट होना शुरू हो गई। जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि इंडोर कमांड दे रहा होता है आउटडोर को कितना ऑन होना है, आउटडोर कमांड नहीं दे रहा होता इंडोर को। इंडोर आपका कमांड दे रहा है आउटडोर को कि हाँ मुझे 25% पे चला दो, 30% पे चला दो। अब यहाँ पर एक मसला आता है जो कि हमें समझने की जरूरत है। जो आपकी कम्युनिकेशन वायर है वो पहले इंडोर में आई तो आपका मास्टर इंडोर कहलाता है। अगर वहां पर वायर कंट्रोलर लगे हुए तो आप देखेंगे वायर कंट्रोलर में दो चीजें होती है, एक में लिखा होता है मेमोरी और एक में लिखा होता है मास्टर। ठीक है, मास्टर का मतलब ये कि हमारा मास्टर यूनिट है। मास्टर को आपने एनर्जाइज रखना जरूरी है, मोड पे ना डालें भले, लेकिन उसका पावर होना ऑन होना जरूरी है। अगर पावर ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब कम्युनिकेशन आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वहीं रुक गया, वो कम्युनिकेशन ही वहीं रुक जाती है ना, तो वो ट्रांसमिट नहीं हो रही होती है। इसी तरीके से और आपका जो जितने भी अगर आप कमीशनिंग पे जा रहे होते हैं तो उसमें दो फैक्टर जो है वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम लो कैपेसिटी, सीएल का एरर बेसिकली आ जाता है आउटडोर के ऊपर, लो कैपेसिटी और एक हाई कैपेसिटी होता है। ये जो आउटडोर डिजाइन हुए होते हैं ये कम से कम कहते हैं मेरे ऊपर 70% लोड डालो तब मैं जाकर ऑन होगा। ठीक है, इससे कम आप अगर लोड रखोगे तो वो ऑन नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिकली सेंस करवाने होते हैं। हाँ, अगर आपको चलाना आप सिंगल इंडोर पे चला सकते हो, लाजमी नहीं कि आप 6 इंडोर या 4 इंडोर ऑन रखो, आप सिंगल इंडोर पे चला सकते हो, लेकिन उसको लोड सेंस करवाना जरूरी होता है। अब इसमें आती है हाई कैपेसिटी का एरर। हाई कैपेसिटी का एरर है इसके अंदर जो गिरी कहता है, गिरी में एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फैक्टर। अगर आपका सर्किट 100 टन का डिजाइन हुआ है तो ये हमारे पास मार्जिन देता है 35% का, यानी 100 टन आपका परफॉर्म कर सकता है 135 टन के ऊपर। जितने भी घर डिजाइन होते हैं वो इसी तरीके से डिजाइन होते हैं कि 16 टन के आउटडोर लगे हुए हैं और 20 टन के 22 टन के जो है वो इंडोर लगे हुए होते हैं। क्यों? एट अ टाइम सब ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, वो 35% से मार्जिन ऊपर जाएगा तो हाई कैपेसिटी का एरर दे देगा। समझ गए? ये दो चीजें इसके अंदर सीएच का एरर दे देगा। अच्छा, की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हाई एनर्जी एफिशिएंसी ड्यू टू इन्वर्टर कंट्रोल। आई टोल्ड यू अर्लियर कि किस तरीके से होता है, क्योंकि बड़ा मिनिमम लोड से शुरू होता है, ग्रेजुअली उठना शुरू होता है। अच्छा, सिर्फ कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेसर के साथ एक और चीज होती है वो है आपका फैन। ठीक है, फैन भी कंप्रेसर की स्पीड के हिसाब से जो है वो एम्पियर ले रहा होता है। कंप्रेसर अगर आपका 16 एम्पियर पे चल रहा है तो वो भी आपका कम से कम 2.5-3 एम्पियर 4 एम्पियर पे चल रहा होगा। अगर कंप्रेसर कम चल रहा है तो वो 0.5 एम्पियर 1 एम्पियर मैक्सिमम इतने पे चल रहा होता है। इंडिविजुअल टेंपरेचर कंट्रोल फॉर ईच इंडोर यूनिट। हम एक का इंडोर का टेंपरेचर जो इजीली रिमोट के जरिए, वायर कंट्रोल के जरिए या फिर सेंट्रल कंट्रोलर के जरिए जो है वो कंट्रोल
कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल डिजाइन है, फ्लेक्सिबल डिजाइन कैसे? अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे पास एक ही मार्केट में बड़ी मशीन है जिसको हम चिलर कहते हैं। चिलर के लिए आपको मशीन रूम भी बनाना है, आपने कूलिंग टावर भी बनाना है, आपने उसके पंप्स पे इंस्टॉल करने हैं, आपने हेडर भी बनाना है, आपने पानी और पीएच मतलब बहुत सारी चीजें ना, वो सारी चीजें आपने मद्देनजर रखते हुए चिलर डिजाइन करवाएंगे। ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबल डिजाइन है, आपका जहां दिल करे आप डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको 3 जगहों पे बताया ना, इंडस्ट्रियल पे बताया, कमर्शियल का बताया और डोमेस्टिक पे बताया, यानी कि आपको सिर्फ एक आउटडोर रखना है और पाइपिंग आप कंसील करके भी लेकर आ सकते हैं, सीलिंग के ऊपर, सीलिंग के नीचे, जहां पर दिल करता है। अगर आप वॉल के अंदर चला सकते हैं, आप वॉल के अंदर भी चला सकते हैं। फ्लेक्सिबल डिजाइन इसलिए है। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्विक ऑपरेशनल एंड इजी इंटीग्रेशन विद बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बीएमएस के जरिए ये इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमारे पास एक गैजेट है जिसको हम कहते हैं सेंटर कंट्रोलर भी कहते हैं, सेंटर कंट्रोलर के जरिए सिंपली यही होता है कि आपने H1 H2 में वायर लगानी है, तमाम को आपने लूप करना है, आउटडोर को डीप स्विचिंग सेट करनी है और सेंटर कंट्रोलर पे एक फाइल आके कनेक्ट कर देनी है। तो आपकी बिल्डिंग मैनेजमेंट जो है, यानी सिंगल विंडो के जरिए आप पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हमारी हर साइड पे लगा हुआ है, पम्प डीसी पे भी लगा हुआ है, डेनपक पे नहीं लगा हुआ, और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा शायद इस चीज का, आदम जी में भी लगा हुआ है, सेंटर कंट्रोलर सिस्टम में भी लगा। ठीक है, सिंगल विंडो होता है बेसिकली, सिंगल चिलर पे लगता है हमारे पास, वो एक्चुएटर पे लगा, चिलर पे तो आगे चलें। या आगे इसकी कॉपर पाइपिंग जो मैं आपको बता रहा था कि आउटडोर से पाइप निकले, ये वाई जॉइंट की शेप की होती है। ये देखिए, इसमें एक इनलेट और 2 आउटलेट है। क्यों है? एक ब्रांच में जाने के लिए, एक मेन पोर्ट पर ये ब्रांच में समझ नहीं आता ना। नहीं, वाई जॉइंट के बारे में बताओ, आसान बताओ जी। जैकेट रखो, खड़े होकर बताओ वाई जॉइंट क्यों यूज करते हैं? वाई जॉइंट जी, वाई जॉइंट क्यों यूज करते हैं जी? दूसरे जोर से बताओ ना, टेंशन क्यों ले? दूसरी यूनिट से मतलब क्या चीज कन्वर्ट करते हैं दूसरी यूनिट से? गैस नहीं समझ आया, बताओ। सर आगे बाईपास कर लेते हैं, दूसरे सिस्टम की तरफ जब जाते आगे बाईपास कर देते हैं, यानी कि हमारा जो एक यानी कि आगे शिफ्ट कर देते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो एक साइड हमारी वो यूनिट की तरफ जा रही होती है और अगला जो फ्लोस का आगे चला जाएगा, कन्वर्ट हो दानियल तुम ट्रांसफर बताओ, खड़े हो जाओ। दूसरा यूनिट कनेक्ट करने के लिए वाई जॉइंट लगता है। दूसरा यूनिट कनेक्ट करने क्या मतलब है इस बात का? क्लियर करके बताओ। एक ही आउटर है, उसका जो दूसरा इंडोर है उसको कनेक्ट करने के लिए मतलब एक इंडोर से दूसरे इंडोर पे जाने का। कनेक्ट करना। समझ आई बात? जितनी देर से वाई जॉइंट के बारे में पूरी अभी बता रहा है, सारा कुछ बताया, तो तुम लोग सो रहे हो। बताइए बुलाने का मकसद क्या है? वाई जॉइंट समझ आया? एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाने के लिए वाई जॉइंट होता है। इसलिए वाई जॉइंट होते रहेंगे। एक इनलेट है, 2 आउटलेट किस लिए? एक तो डायरेक्ट चला गया अपने यूनिट में, दूसरा है दूसरे से दूसरे यूनिट कनेक्ट होगा, पाइप लगेगा, फिर एक और वाई जॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद वो आगे चला जाएगा। सर ये एफसीयू से कनेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ, सबसे आप सबसे वो अभी आएंगे, अभी मजीद एप्लीकेशंस पे आएंगे। हॉस्पिटल्स में ज्यादातर हम वीआरएफ को कनेक्ट करते हैं एचयूएस के साथ। एचयू में डर निकल रही कि चीजें क्लियर हो ना। ठीक है, चले आगे। जब चेयर लिया हो ना, इन चेयर्स आगे कर ये ले लो, ये ले लो, उस्मान बैठ जाओ। तो अच्छा, मेरा एक सवाल था कि सिस्टम जैसे हमारा वीआरएफ आउटडोर से एक फिक्स पैरामीटर होता है कि साइजिंग होती है इसकी पाइपिंग की, कि हमारे इंडोर्स के डिस्टेंस इतना होना चाहिए, या किसी भी डिस्टेंस के ऊपर हम इसको कर सकते हैं? आई थिंक सो 10 फीट तक का डिस्टेंस होना चाहिए, या आउटडोर से इंडोर तक, किसी पहले इंडोर तक आउटर से। डिस्टेंस किस चीज का पूछ रहे हो? सर लेंथ यानी कि डिस्टेंस, आउटडोर हाँ से पहले इंडोर तक का डिस्टेंस जी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये पूछ रहे हो? जी, इसके अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। कम से कम भी तो पहले इंडोर की कैपेसिटी बस होनी चाहिए। 2 इंडोर के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, आउटडोर टू इंडोर इतना सही, difference नहीं अच्छा। है। तो मैं ये याद होगा जुगरी निमार उसी हवाले से कहना चाह रहा वहां पर 30वें फ्लोर के ऊपर आउटडोर, कहां पे 30वें फ्लोर पे आउटडोर, और ग्राउंड तक उसके पाइप आ रहे हैं यार। ऐसा ही। तो ये चीज मैटर नहीं करती, सिर्फ रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा टॉप अप होती है। ये लोग पूछ रहे हैं
ये जो फर्स्ट इंडोर कनेक्ट कर रहे हैं आउटडोर के साथ आउटडोर डिस्टेंस के उसका साथ डिस्टेंस की जो लिमिटेशन है नहीं ये कोई लिमिटेशन लिमिटेशन है। क्योंकि इमारत में मुझे बात याद पड़ता है 30वें फ्लोर पे आउटडोर थे और ग्राउंड के ऊपर हमारे ऐसा ही मास्टर स्लेव करके पूरे सिस्टम बना 30 है। 32 30 फ्लोर हो गए, 27 तो गैस बढ़ानी पड़ेगी ना, राइजर पाइपिंग ज़्यादा लगेगी। सर एक क्वेश्चन है हमारे मेरा। पास तो लिमिटेशन है ना बिल्डिंग में 30 फ्लोर से कैसे चल सकता है सर 30 फ्लोर से लेके सर मेजर 9 तक हमारे पास था, यानी कि 26 फ्लोर बनते थे। लोड बढ़ेगा सर। लोड थोड़ी बढ़ेगा अगर इस रूम के अंदर हमें 3 टन रिक्वायर्ड है, लेकिन 1 टन का लगा दो, हमारा आउटर लगा हुआ है, अब उसकी जो लेंथ जा रही है, उससे तो कंप्रेसर तो फिर लोड लेगा ना सर। वो किलोवाट के हिसाब से पहले जो बताया था 0.8 किलोवाट के हिसाब से, बताओ बताओ वो यानी कि पहले अपने सवाल को जस्टिफाई करो कैसे लेकर लो समझाओ मुझे मैं नहीं समझ पा रहा सर अब इस एरिया को 3 टन की जरूरत है, यहाँ पे 1 टन का लग गया यूनिट, ठीक है सर, बाहर आपका आउटर लगा हुआ है। नहीं जरूरत नहीं ये जाओ तो वैसे इसमें नहीं जाओ कितनी जरूरत है यहाँ पे 3 टन ही लगा हुआ है। हाँ ये तो छोड़ दो 1 टन लगा हुआ है 1.5 टन लगा हुआ है ये दिस इज नॉट माय हाँ, बिजनेस एंड नॉट योर बिजनेस जी जी। इस चीज को रहने दो लोड कैलकुलेट होता है जिस तरीके देखो मैंने पहले भी एक बात बताई नहीं, वो- खिड़कियां धूप हर चीज अहमद एक एग्जांपल दे रहा है लेट सपोज यहाँ पर 3 टन रिक्वायर्ड है लेकिन लगा हमने 1 टन 1 टन दिया। तो वो तो सही। वैसे कम हो गया ना। वो तो वैसे ही कम हो गया ना वो तो वर्किंग करता रहेगा जब तक रूम टेम्परेचर सब वो नहीं होगा उसका- आखिर में जाके ट्रिप पे चला जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से आउट हो गया सिस्टम। लोड इन द सेंस बढ़ेगा जहाँ पर 3 टन को लेट सपोज 1 आवर के अंदर टेम्परेचर अचीव करना चाहिए तो 1 टन वो अगले 5 घंटे में अचीव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। यही वजह है कि बिल्डिंग को देख के डिजाइन किया जाता है। हर चीज इवन आपको पता है बिल्डिंग्स के अंदर हाँ, जो है सर। वो आइसोलेशन वाल्व भी क्रिएट की जाती है ताकि बाहर की हीट डिसिपेट ना हो इनसाइड द बिल्डिंग ये क्या कह रहे सर मैं ये कहता हूँ इनकी बात से सपोज कर रहा था जब उन्होंने कहा ना 1 टन लगा दी जब हमारे पास ये इन्वर्टर सिस्टम है ये वेरिएबल खुद ही फ्रीक्वेंस करता है आरपीएम खुद ही अपने कंट्रोल में चलाता है बिल्कुल ऐसे कर पाएगा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट उसको सेंस करेगा मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए उसको इतना देगा इतना देगा नहीं ना, हमारे हमारे यहाँ चलता रहेगा। उनकी बात ठीक है ना लोड इन द सेंस ज्यादा आ जाएगा अगर जो रिक्वायर्ड है 3 टन हमारा से 20 टेम्परेचर 1 घंटे के अंदर अचीव कर लेता है लेकिन जो 1 टन होगा उसको 3 घंटे लगेंगे लेट सपोज इन द सेंस वो ज्यादा लोड ज्यादा ले रहा है मतलब वो ज्यादा देर तक रन कर रहा है इन्वर्टर भी नहीं आएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ हमारे पास डेन पार्क के अंदर पता है क्या है जो हमारे जितने भी एरियाज हैं आउटडोर फौरन बाहर रखा हुआ तो वहाँ हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ी वही 680 का यूनिट है वहाँ पे एक सिलेंडर लगा कल मैं एक साइट कमीशन कर आया वो चौथे मतलब 3rd फ्लोर की रूफ के ऊपर आउटडोर रखे हुए थे वहाँ एक सर्किट के अंदर 4 सिलेंडर चार्ज हुए इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम पे लोड बढ़ गया पाइप लेंथ के अंदर रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ऐसा ही। बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता हर चीज अपने तरीके से डिजाइन हुई है EXP भी उतनी साइज की लगेगी सेंसर्स के ohms और kilowatt ईच एंड एवरीथिंग वही लगेगा सिर्फ रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा टॉप अप हो जाएगा जितनी लेंथ बढ़ रही है उस हिसाब से उसमें दैट्स इट कंप्रेसर पे कोई वो नहीं है कंप्रेसर पे लोड तो नहीं पड़ेगा नहीं कोई लोड नहीं पड़ेगा गैस को लोगे तो कैसे पड़ेगा? सही केस तो चार्ज होगा वैसे ना कंप्रेसर आपके आरपीएम पे चल रहा है इन्वर्टर कार्ड की ओवर चार्ज नहीं होगा इसको ओवर के चार्ज हिसाब से जो लीड थी वो उसको दे दी ना। गैस पर जो हमारा रनिंग फिट पाइप बढ़ गया है उसके हिसाब से हमें गैस चार्ज करनी पड़ेगी That's it. क्योंकि रेफ्रिजरेंट का फ्लो भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना कंप्रेसर लोड नहीं सर लेकिन कंप्रेसर पे लोड की वजह से जो उसकी लाइफ कम नहीं हो जाएगी इस तरह से, इससे यानी कि अगर हमारा उसके अंदर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गई। रेफ्रिजरेंट ज्यादा नहीं है रेफ्रिजरेंट ज्यादा कम कुछ भी नहीं है इस चीज को क्लियर करो रेफ्रिजरेंट पूरा है अगर लेट सपोज हमने 10 मीटर का पाइप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और हमारे पास आउटडोर के अंदर 10 kg गैस आ रही है सही है एक इंडोर लगा हुआ है 1 मीटर के ऊपर लेट सपोज जो दूसरा सिस्टम लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 मीटर के ऊपर सही है अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे जो 10 kg का अमाउंट आया है आउटडोर के अंदर वो सफिशिएंट है जो 1 मीटर के ऊपर यूनिट लगा हुआ है ये मिसाल देके समझा रहा हूँ सही। और जो 10 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है उसका डिस्टेंस ज़्यादा आ गया अब जो 10 kg रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो होगा तो उसके लिए वो तो लेंथ ज़्यादा हो गई ना जो 10 मीटर की लेंथ 9 मीटर की एक्स्ट्रा लेंथ ऐड हुई है उस 9 मीटर के लिए हमारे को रेफ्रिजरेंट अमाउंट चाहिए होगा ताकि हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए फ्लो कंटिन्यूसली उसके अंदर घूमता रहे अभी शुरू के अंदर बताया ना कंप्रेसर क्या काम करता है असम कंप्रेसर क्या काम करता है नहीं कर रही। हाँ जी
आप सुनो तो सही क्या बता रहे हैं। कंप्रेसर खड़े होके बताओ जल्दी से, कंप्रेसर क्या काम करता है जल्दी बताओ। कंप्रेसर गैस हाँ गैस को फॉर्म में और कंप्रेसर कंप्रेस करता है, नाम तो लग जाता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है उसका, ये होता है, सिंपल सी बात है। तो कंप्रेसर के ऊपर अगर लेट सपोज 10 केजी का अमाउंट आ रहा है वेट जो है या 15 केजी का आ रहा है, कंप्रेसर तो रन होता रहेगा, वो उसी को कंप्रेस करके आगे फ्लो करता है। आप कमर्शियल पे नहीं जाए ना, आप डोमेस्टिक पे चले हैं। 10 फीट की किट देती है कंपनी। यही मैं आपसे कहने वाला था कि डोमेस्टिक पे आप लोग सब काम करते हो, जब उसमें एक्स्ट्रा पाइप ऐड होता है क्या करते हो? सर टॉप अप उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। बस वही सही है। पाइप जॉइंट का मैकेनिज्म समझ में आ गया। पाइप जॉइंट से पहली ब्रांच निकलेगी, फिर सीधा पाइप चला जाएगा, फिर दूसरी ब्रांच निकलेगी। जितने नंबर ऑफ विंडोज होंगे उतने नंबर ऑफ पाइप जॉइंट्स होंगे। ये सिंपल फार्मूला है, एक्स्ट्रा पाइप जॉइंट नहीं होता उसमें। ठीक है, अब हम आ गए इसकी टेबल के ऊपर। जो मैंने आपको बताई थी 2 कोर होती है, 0.75 mm की होती है, शेडेड होती है, और ये कोई सारी चीज आ गई है। इसमें भी आप लोगों को समझा दूं। ये D1 D2 आ गया, ठीक है। अभी जरा इजी समझ में D1 D2 से वायर निकली, पहला मास्टर इंडोर, वायर उठी, दूसरा इंडोर, ये पूरा एक सर्किट है। एक चीज समझना, ये पूरा एक हाँ ये मास्टर यूनिट है, ये दोनों स्लेव यूनिट है। ये पूरा एक सर्किट है। पहले आउटडोर टू आउटडोर लूप में D1 D2 पे, फिर आपका जो आखिरी आउटडोर है उससे कम्युनिकेशन निकली इंडोर पे आ गई। पहले इंडोर पे आने के बाद दूसरे इंडोर पे चली गई, दूसरे इंडोर पे जाने के बाद तीसरे इंडोर पे चली गई। ये तो आप हो गया आपका कम्युनिकेशन का पूरा एक मैकेनिज्म। फिर यहाँ पर आपके पास H1 H2 में आप ये G1 G2 के अंदर आप ये कनेक्ट करके आप अपना वायर कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, इजी, समझ में आ गया। ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोलर। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम आउटडोर लूप होते हैं, तमाम मास्टर्स लूप होते हैं, नॉट आउटडोर, क्योंकि आउटडोर तो पहले भी लूप हुए हैं। D1 D2 तो तमाम आउटडोर्स के अंदर लगी हुई है, हर सर्किट के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं उसको भी सेंस करवाऊंगा थ्रू कम्युनिकेशन वायर कि भाई D1 D2 मेरे पास इतना लोड आ रहा है, थोड़ा लोड तू ले ले, ये कहता है थोड़ा लोड तू ले ले। ये तीनों सर्किट, तीनों आउटडोर के ऊपर यानी एक सर्किट के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ से G1 G2 जो है ये सेंट्रलाइज कंट्रोलर के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है। यहाँ से तमाम मास्टर लूप होते हैं आपस में, उसकी भी डीप स्विचिंग होती है, वो हमारे पास आगे कार्ड आएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर होता ये कि आखिरी आउटडोर से वायर उठकर आपके सेंट्रल कंट्रोलर में आती है। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्शंस आप खत्म करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक सर्किट ये है और एक सर्किट मिसाल के तौर पे ये है, इसके इंडोर है 1 से लेके 25 तक, इसके भी इंडोर है 1 से लेके 25 तक। अब सेंट्रल कंट्रोलर कंफ्यूज है कि इसके इंडोर उठाऊं या इसके इंडोर उठाऊं। तो हम क्या करते हैं, ये नंबर कॉन्फ्लिक्शन खत्म करते हैं। 1 से 25 तक यहाँ हो गया, फिर 26 से लेके 50 तक यहाँ हो गया, फिर वो दोनों का डेटा उठा लेता है। दैट्स इट, ये सेंट्रल कंट्रोलर का काम होता है। सिग्नल विंडो समझ आया? 1 से 25 और 26 से 50 उसको दे देते हैं। अब वो हम लैपटॉप के जरिए नंबर असाइन करते हैं। यही वाली बात को रिपीट करके बताएगा, सबको समझ आया ना? हम जल्दी आओ, आगे आओ, बताओ जल्दी से। इधर आ जाओ, आगे सब कुछ से लिया ये सेंटर कंट्रोलर है हमारा। यहाँ से G1 G2 का मास्टर की मास्टर टू मास्टर जाएगी अपनी। अगेन अगेन रिपीट करो थोड़ा तेज में। G1 टू G2 एक सेकंड। हाँ बताओ। ये हमारा सेंटर कंट्रोलर है। ठीक है। हमारे G1 G2 से हमारी बात उठेगी, उससे मास्टर के अंदर जाएगी, दूसरे जो मास्टर सर्किट है, मास्टर जो दूसरे सर्किट के मास्टर में जाएगी, मास्टर का तीसरा जो आउटडोर होगा मास्टर का सर्किट जो तीसरा होगा उसमें जाएगी। तो नहीं, जो दूसरे में जाएगी इसके G1 G2 से उसके G1 G2 में ही जाएगी मास्टर के उसके सिर्फ में ही जाएगी, मास्टर के अंदर जाएगी। जो अगर तीसरा सर्किट उसके भी G1 G2 में जाएगी मास्टर के अंदर। इसके अंदर नंबर असाइन है 1 से लेके 25 तक, और इसके भी 1 से लेके 25 तक नंबर असाइन है। हम इसको रखेंगे 1 से लेके 25 तक असाइन करेंगे, फिर लैपटॉप के जरिए हम इसको 26 में फिल अप करेंगे, और जो तीसरा सर्किट को 50 मान करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो कंट्रोल करने के पहचान के लिए, ताकि हमारा एक रूम ये है, हमारा एक रूम ये है, हमारा एक रूम ये कंडीशन है। बाजू का यूनिटों में एक पे लगी हुई होती है,